हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कैम सॉल्यूशन फॉर यू। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक अभिक्रिया की कोटि, जिसको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। स्टूडेंट्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल या फिर डायरेक्टली अभिक्रिया की कोटि पूछ ली जाती है, तो वीडियो को मिस नहीं करना। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, और उससे पहले डेफिनेशन को पढ़ने से पहले हम कुछ चीज़ें देखते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आए। देखिए, मान लेते हैं हमने यहाँ पर कोई एक रिएक्शन ले ली है। मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, माना कोई अभिक्रिया इस प्रकार है। ओके, आप समझते हैं कि कोई रिएक्शन होती है। मान लीजिए मैंने यहाँ पर कोई रिएक्शन ले ली जिसमें मैंने 3 प्रोडक्ट लिए हैं, एक रिएक्टेंट 2 सी, और उसके बाद मैंने यहाँ पर क्या बनाया है, हमारा एक क्या बनता है, उत्पाद बनता है, जिसको आप आर लिख सकते हैं। ओके, मान लीजिए मैंने जो यहाँ पर अभिकारक ए है, मीन्स जो रिएक्टेंट है उसकी वो वैल्यू 3, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 2 ले ली है। ओके, बैलेंस आप कर सकते हैं। तो होगा क्या, यहाँ पर हम द्रव्य अनुपातिक सूत्र के अनुसार लिखेंगे। द्रव अनुपाती क्रिया के अनुसार। तो होता क्या है, जो हमारी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है, या जिसको हम रेट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं, अभिक्रिया की कोटि, तो वो जो होती है जिसको आर से डिनोट करते हैं। आपको ध्यान रखना है, जो अभिक्रिया की कोटि होती है इसको आर से डिनोट करते हैं। तो आर प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पर जितने भी अभिकारक होते हैं उसकी पावर में लगती है उसकी मात्रा। तो यहाँ पर ए अभिकारक था, बी अभिकारक था एंड सी अभिकारक था। ए कितने थे यहाँ पर, 3, 4 एंड 2। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है, तो ये जो अभिक्रिया अब आपको पता है प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पर आर प्रोपोर्शनल को हटाकर हम क्या लगाते हैं, के लगाते हैं, कांस्टेंट। ओके, ए की पावर 3, बी की पावर 4, सी की पावर 2। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। ओके, उसके बाद में होता क्या है, जो अभिक्रिया की दर जो होती है ना, ये अभिक्रिया जब कोई भी रिएक्शन है तो इसकी जो दर होती है उसको बराबर होने के लिए जो सांद्रित पद होते हैं, मीन्स ये जो होते हैं इनकी घात के बराबर होती है। ओके, ये मीन्स आर जो होता है वो सांद्रित पद के घात के बराबर होती है। ओके, तो यहाँ पर जो होगा ये जो होगा, अब देखिए आर इजकस टू, घात कितनी है इसकी 3 पावर है, इसकी 4 है, इसकी 2 है, मीन्स आर इजकस टू यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 4 और 2 6 और 3 9, आर इजकस टू 9। तो यहाँ पर जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, यानी कि अभिक्रिया की कोटि जो है, यहाँ पर अभिक्रिया की कोटि कितनी है, 9। तो सिंपली यही हमारी डेफिनेशन है। अब आप देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि किसी भी अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता के घात के कुल योग को, देखिए किसी भी अभिक्रिया में ये अभिकारक है, आपको पता है, तो अभिकारक की ये सांद्रता हुई, अभिकारक की सांद्रता के घात के योग को, देखिए यहाँ पर घात लगाई हुई है, इनको जोड़ा हुआ है, घात के योग को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। आप इसकी दूसरी डेफिनेशन इस तरह भी लिख सकते हैं कि अभिक्रिया की कोटि उन घात का योग होती है। यहाँ पर देखिए, जो अभिक्रिया की कोटि है वो उन पावर्स का, यहाँ पर ये घात दिखाई हुई है, उन घात का या उन पावर का योग होती है, जिसे अभिक्रिया में प्रेक्षित दर के लिए समीकरण में सांद्रित पदों पर लगाया जाता है। प्रेक्षित दर का मतलब होता है एग्जैक्ट वैल्यू, रियल, जो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन है, ये आर इजकल्स टू, ये जो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया की दर जो है, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए, रियल वैल्यू निकालने के लिए सांद्रित पदों पर लगाया जाता है। इसी को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। बेसिकली जो हम अभिक्रिया की कोटि निकालते हैं स्टूडेंट्स, वो हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू निकालते हैं, तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। तो हमें आपको अभिक्रिया की कोटि समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं अभिक्रिया की कोटि जो होती है वो बहुत सारे टाइप्स की होती है। 0 कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की, द्वितीय कोटि की, तृतीय कोटि की। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं, शून्य कोटि की अभिक्रिया से हम शुरुआत करते हैं। देखिए स्टूडेंट, शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, सबसे पहले हमको ये समझना जरूरी होता है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया होती क्या है। ओके, तो बहुत ही इजी भाषा में आप इस तरह पढ़ सकते हैं कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक की दर, यानी जो हमारी रिएक्शन होती है उसमें अभिक्रिया की दर जो होती है, अभिकारक नहीं, अभिक्रिया, जो अभिक्रिया की दर होती है वो अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती।
ओके। या आप इस तरह भी पढ़ सकते हैं कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक की सांद्रता का उत्पाद पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो उसके भी बोलते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया। मैं आपको लिख कर दिखा देती हूँ ताकि आप इजीली समझ सके। देखिए, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक की सांद्रता का उत्पाद पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। ओके, नाउ आप एक डेफिनेशन और लिख सकते हैं। अगर आपको ये थोड़ी टफ लगती है या ये समझ में नहीं आती है तो आप एक डेफिनेशन और लिख सकते हैं, वो भी इसी तरह से बहुत ही इजी है। आप इस तरह लिख सकते हैं कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर जिसको आर से डिनोट करते हैं। स्टूडेंट्स, अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया का वेग दोनों एक ही बात है, तो आप ध्यान रखिएगा। अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता पर कोई निर्भर नहीं करती। तो इस तरह से कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता पर अभिक्रिया की दर पर ये अभिकारक है स्टूडेंट्स, अभिकारक की सांद्रता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ओके, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। चलिए, अब देखते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया का एक डेरिवेशन, जिसके अंदर आप अच्छे से पढ़ेंगे। इसके अंदर हम वेग स्थिरांक के बारे में पढ़ेंगे, इनके बीच में संबंध। ओके, तो माना कोई यहाँ पर हमें कोई रिएक्शन लिख लेते हैं। माना कोई अभिक्रिया इस प्रकार है। ओके, देखिए, हमने यहाँ पर कोई ए ले लिया है और यहाँ पर हमने कोई बी ले लिया है। यहाँ पर हमारा ए जो है वो हमारा क्या है, अभिकारक होगा, और यहाँ पर बी हमारा क्या होगा, एक उत्पाद होगा। ये आप सभी जानते हैं, इधर हमारा अभिकारक होता है और इधर हमारा उत्पाद होता है। तो हम क्या करते हैं, हम रेट ऑफ रिएक्शन टी समय पश्चात भी देखते हैं, टी समय पर भी देखते हैं। तो आप ये देखिए, रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा हमारा, यानी कि अभिक्रिया की दर जो होगी, रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो प्रोपोर्शनल होगा अभिकारक की सांद्रता के। ओके, तो अभिकारक ये है, लेकिन अभिकारक की सांद्रता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता अभिक्रिया की दर पर इस रिएक्शन में। तो यहाँ पर हम इसको 0 मान सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम इस तरह लिख सकते हैं कि वेग अभिक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता, वेग जो होता है, वेग मतलब अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया का वेग, वेग जो होता है वो अभिक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है।
ओके, इसका मतलब है कि जो हमारा अभिकारक है, अभिकारक की सांद्रता का, जो हमारी अभिकारक है इसकी सांद्रता का जो उत्पाद बनता है उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। ओके, तो यहाँ पर देखिए अभिकार रेट ऑफ रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकती हूँ, आर प्रोपोर्शनल टू ए नोट। ओके, अब हम यहाँ पर प्रोपोर्शनल हटा देंगे तो क्या बन जाएगा, आर इक्वल टू, यहाँ पर हम के बना देंगे कॉन्स्टेंट, तो आर प्रोपोर्शनल टू के एंड ए नोट। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर जो के होता है, यहाँ पर ये के क्या है, यहाँ पर जो हमारा के है वो हमारा वेग स्थिरांक होगा अभिक्रिया के लिए। ओके, एंड ये जो ए नोट होता है, ए नोट की वैल्यू जो होती है ये हमारी होती है 1 के बराबर। आपको पता है कि किसी की भी घात अगर 0 होती है तो उसका अभिक्रिया का वेग क्या होगा, सॉरी उसकी जो वैल्यू होगी वो 1 होगी। तो यहाँ से आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम यहाँ पर इसका समाकलन करते तो या तो हम dx/dt लिख सकते हैं या हम dA/dt लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर dx/dt लिख देती हूँ। तो dx/dt जो होगा वो इक्वल्स टू हो जाएगा के ए नोट के। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हम अब यहाँ पर 1 लिख सकते हैं, तो आपका बन जाएगा dx/dt इक्वल टू के। इतनी चीज़ आपको क्लियर है। यहाँ ए नोट की वैल्यू ए है तो हमने यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है। तो हम अब इसको रिएक्शन नंबर 1 मान लेते हैं। इसमें यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो यहाँ पर जो हमारा अभिक्रिया का वेग है, अभिक्रिया का वेग जो होता है वो वेग स्थिरांक होता है, और अभिक्रिया का वेग जो होता है वो उसके मात्रक के बराबर होता है। किसके, वेग स्थिरांक। ओके, तो यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं, यू कैन राइट लाइक दिस, अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग, वेग स्थिरांक व उसके मात्रक के बराबर होता है। ओके, मैं आपको बता दूं जो के होता है यानी कि वेग स्थिरांक जो होता है उसकी यूनिट होती है मोल, लीटर इनवर्स एंड सेकंड इनवर्स, या फिर आपको इनको नीचे लिख लेते हैं मोल प्रति लीटर सेकंड। ओके, इस चीज़ में कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम निकालेंगे शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक। ओके, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक, ये पेपर में पूछा जाता है स्टूडेंट, तो आपको इसको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, तो मैं जैसे आपको पीछे बता चुकी हूँ कि हमने यहाँ पर कोई एक प्रोडक्ट रिएक्टेंट लिया और यहाँ में हमने एक कोई प्रोडक्ट बनाया। प्रोडक्ट को हम उत्पाद बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, अभिकारक। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ें समझ में आई। तो अब हम करेंगे क्या, दोनों के लिए आपको पता है कि मैंने पहले ही बताया था। तो यहाँ पर आप किस तरह लिख सकते हैं, देखिए स्टूडेंट, जैसे कि मैं आपको पीछे ही बता चुकी हूँ, जो हमारा अभिक्रिया का वेग होता है उसको हम या तो dx/dt से डिनोट करते हैं या dA/dt। ओके, तो मैंने यहाँ पर लिया है, तो हम अभिक्रिया के वेग को क्या मानेंगे, dx/dt, और यहाँ पर हम अभिकारक की सांद्रता जो होती है उसको हमने क्या माना था, अगर यहाँ आप इसकस टू मानते तो हम यहाँ पर क्या मानेंगे, ए नोट। हमने इतना पढ़ा था। ओके, तो मैंने आपको फिर से बताया था कि जो ए नोट होता है उसकी वैल्यू 1 के बराबर होती है। तो यहाँ पर आपका क्या हुआ था, dx/dt इक्वल टू के। तो ये हमने समीकरण नंबर 1 बनाई थी। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनका समाकलन कर देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समाकलन करने पर, समाकलन करने पर क्या होगा, यहाँ पर इंटीग्रेशन का निशान लग जाएगा dx। ओके, इजकल्स टू के, और ये dt है ये इधर चला जाएगा। इतनी चीज़ें आपको क्लियर है। ओके, अब यहाँ पर क्या होगा, देखिए आपको पता होना चाहिए, जो dx किसी का भी हम इंटीग्रेशन करते हैं, dx हुआ या dt हुआ, तो यहाँ पर इक्वल्स टू खाली x रह जाता है और यहाँ पर खाली t रह जाता है। तो जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर आपका कितना बचेगा, केवल x बचेगा इक्वल टू k, एंड यहाँ पर आपका सिर्फ t बचेगा, और यहाँ पर हमें कांस्टेंट लेना पड़ता है समाकलन स्थिरांक। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं जहाँ c इक्वल्स टू समाकलन
नियतांक है। ओके, इतनी चीज़ें आपको क्लियर है। अब होगा क्या, यदि t इजकल्स टू 0 हो या फिर x इजकल्स टू 0 हो तो समीकरण 1 से, ये हमने समीकरण 1 मान लिए, इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 से। ओके, तो देखिए यहाँ पर t की वैल्यू जो थी ये 0 हो जाएगी और यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। यहाँ से ही आप देख लीजिए 0 इजकल्स टू k की कुछ वैल्यू नहीं है, k इंटू यहाँ पर t की वैल्यू क्या है 0 प्लस c। ओके, तो यहाँ पर आपकी बेसिकली क्या हो जाएगी, c इजकल्स टू 0 हो जाएगा क्योंकि ये तो कॉन्स्टेंट वैल्यू है। ओके, तो c इजकल्स टू 0 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ से आपका c की वैल्यू आ गई है। अब इस c की वैल्यू को हम समीकरण नंबर 1 में पुट करेंगे। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं c का मान समीकरण 1 में रखने पर। ओके, तो देखिए समीकरण नंबर 1 क्या थी हमारी, x इजकल्स टू k इंटू टी प्लस सी। तो देखिए यहाँ पर x इजकल्स टू k इंटू टी प्लस सी की वैल्यू कितनी आई थी 0, तो हम यहाँ पर प्लस करके 0 लिख सकते हैं। ओके, तो क्या हो जाएगा, x इजकल्स टू हमारा क्या बचेगा k इंटू टी बचेगा, तो हम k को इधर ले जाएंगे तो k इजकल्स टू आपका क्या बन जाएगा x बाय टी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आपकी फाइनल इक्वेशन आती है जिसको हम वेग स्थिरांक के लिए समीकरण बोलते हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं यह है शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का सूत्र है। ओके, यहाँ पर आप सभी को पता है कि k इजकल्स टू आपका वेग स्थिरांक होता है। ओके, t इजकल्स टू आपका परमताप होता है। और ये सभी चीज़ें आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आया होगा। मैं आपको फिर से एक बार फटाफट रिवाइज करा देती हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। देखिए स्टूडेंट्स, अभिक्रिया की कोटि क्या होती है कि जब हम कोई भी, अब दोबारा समझ लीजिए, जब भी कोई रिएक्शन होती है तो उस रिएक्शन में जो हमारी अभिकारक होते हैं, तो अभिक्रिया की कोटि जो होती है वो अभिकारक जो होते हैं उनकी सांद्रता के घात के बराबर होती है, तो उसको बोलते हैं अभिक्रिया की कोटि। तो अभिक्रिया की कोटि निम्न टाइप की होती है। तो चलिए फर्स्ट टाइप देखते हैं। यहाँ पर हम शून्य कोटि की अभिक्रिया। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया में क्या होता है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें जो हमारे अभिकारक होते हैं, जैसे कोई रिएक्शन है, रिएक्शन में ये हमारे अभिकारक है यानी कि रिएक्टेंट है, तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक की घात जो होती है वो शून्य के बराबर होती है ना। या फिर आप इस तरह लिख सकते हैं कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर अभिक्रिया की सांद्रता पर कोई प्रभाव नहीं डालती। इसकी एक डेफिनेशन और आप लिख सकते हैं कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक की सांद्रता जो होती है उसकी घात जो होती है 0 के बराबर होती है। ओके, अभिक्रिया की दर में, तो उसको भी आप शून्य कोटि की अभिक्रिया कह सकते हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपको तीसरी डेफिनेशन भी एक बार लिख के दिखा देती हूँ ताकि आपको वो आसान लगे तो आप वो भी लिख सकते हैं। तो इसमें ये होती है ऐसी अभिक्रिया, अगर आपको इनको याद करने में दिक्कत है तो आप ये डेफिनेशन भी पढ़ सकते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक की सांद्रता की घात 1 हो या फिर 0 हो, ये शून्य कोटि की अभिक्रिया है, तो अभिकारक की घात 0 हो तो शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। ओके, बहुत ही इजी है, तो आप ये समझ सकते हैं। अब देखिए हमने क्या किया है कि हमने मान लिया कोई रिएक्शन ली है, इसमें हमारा ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है इसको हम आर से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन जो है प्रोपोर्शनल है, यही हमारी डेफिनेशन है। यहाँ से आप डेफिनेशन समझ सकते हैं कि अभिक्रिया, अब मैंने आपको लिखवाया कि मतलब जो सांद्रता होती है अभिकारक की सांद्रता का अभिक्रिया की रेट ऑफ रिएक्शन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ओके, तो यही सब चीज़ें हैं। उसके बाद में हमने क्या किया, जो अभिकारक की दर थी आर थी वो प्रोपोर्शनल थी ए नोट के। फिर उसके बाद में हमने कॉन्स्टेंट हटाया, यहाँ से प्रोपोर्शनल को हटाकर कांस्टेंट के लगाया है। तो आपको बता दूं जो ए नोट होता है 0 जिसकी वैल्यू होती है उसकी वैल्यू 1 होती है, तो हमने यहाँ पर 1 वैल्यू मान ली। ओके, तो यहाँ पर हमारे इतनी चीज़ें बन गई है। तो उसके बाद में हमने अभिक्रिया की कोटि के लिए वेग स्थिरांक देखा है। तो
वेग स्थिरांक के लिए हमने क्या किया, वही पीछे वाली चीज़ है कि हमने देखो एक रिएक्टेंट माना है, एक प्रोडक्ट माना है, तो dx बाई डी टी अभिक्रिया की वेग जो होता है उसको मैंने कहा था dx बाई डी टी से डिनोट करते हैं। तो dx बाई डी टी इक्वल्स टू के, ये सब चीज़ें पीछे की, तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में हमने इनका समाकलन किया, तो इंटीग्रेशन करने के बाद में इंटीग्रेशन dx इक्वल्स टू, यहाँ से भी आप कर सकते थे, इक्वल्स टू के डी टी। तो ये जो डी टी था ये हमारा इधर चला गया, तो यहाँ पर आ गया है। उसके बाद में हम बताया था मैंने आपको कि इंटीग्रेशन dx के होते हैं तो यूनिट इसको x मानते हैं, यहाँ से t मानते हैं। ओके, तो यहाँ पर x इक्वल्स टू, यहाँ पर हमने इधर से ये x लिया है और यहाँ पर हमने t लिया है, और k को हमेशा बाहर लेते हैं, आप ध्यान रखिएगा, अचर पद होता है ना ये, तो यहाँ पर प्लस, और हमने यहाँ पर c, ये जो लिया है c लिया है हमने समाकलन नियतांक। ओके, इंटीग्रेशन में लिया जाता है। यहाँ पर देखिए यदि t इक्वल्स टू 0 है तो x इक्वल्स टू भी 0 होगा समीकरण नंबर 1 से। तो यहाँ पर हमने देखा कि समीकरण नंबर 1 है ना, समीकरण नंबर 1 है, तो हमने इसमें इसकी वैल्यू रख दी है। ओके, तो देखिए x की वैल्यू मैंने 0 बताई तो यहाँ पर 0 हो गई है, और t की वैल्यू भी 0, तो ये चीज़ रखी, तो यहाँ पर c की वैल्यू निकल के आ गई है 0। तो हम इस c की वैल्यू को हम समीकरण नंबर 1 में अगेन रखेंगे। तो यहाँ पर मैंने समीकरण नंबर 1 लिख दिया ऑलरेडी। तो देखिए x इक्वल्स टू के टी इंटू सी की वैल्यू कितनी थी, 0 थी, तो यहाँ पर के टी इक्वल्स टू आ गया था x बाय टी। यही हमारी रिएक्शन होती है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।